गुड मॉर्निंग 12th क्लास के स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ईथर का अगला टॉपिक। ईथर बनाने की विधियां और ईथर का सामान्य परिचय। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। ईथर का नामकरण, ईथर की सामान्य जानकारी, ईथर बनाने की विधियां, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ईथर के रासायनिक गुण। आज के इस वीडियो से हमारा ईथर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। जो कुछ भी थोड़ा बहुत चैप्टर में रिमेनिंग है वो जब भी हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी हम उसके बारे में उस ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि वापस से हम चैप्टर को रिकॉल कर सकें। आप लोग प्रॉपरली नोट्स बना लीजिए और उनको बार बार रिएक्शनों को लिख लिख के याद करिए। तो ऑफलाइन जब क्लास होगी तो जो हमारे और कोई बाकी रिएक्शंस रह गई है और कुछ हमारे कोई टॉपिक्स है उसको हम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करते हुए इन टॉपिकों को एक बार वापस से ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ईथर के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इसके अंदर हम सबसे पहली रिएक्शंस जो कर रहे हैं वो है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन। पहली रिएक्शन हमारी कौन सी है? हैलोजनीकरण अभिक्रिया या हैलोजिनेशन रिएक्शंस। समझ में आ गई बात? इस रिएक्शंस में आपको ये याद रखना है कि रिएक्शन किससे हो रही है? हैलोजन से हो रही है। किसकी हो रही है? ईथर की अभिक्रिया हैलोजन से होती है। ये भी अभिक्रियाएं टू प्रकार से, पहले अंधेरे में। पहली रिएक्शन क्या? अंधेरे में, इन डार्क। इन डार्क इसका मतलब हैलोजन जो होगा वो ईथर से अंधेरे में रिएक्शन करेगा। तो देखो रिएक्शन ऐसे होगी, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3। ये कौन है? ईथर। आपको बताया हुआ है ये ईथर का फॉर्मूला है, CH3 CH2 O CH2 CH3। इसकी रिएक्शन Cl2 से होगी। किससे होगी? Cl2 से। कौन से मीडियम में? डार्क मीडियम में। डार्क मीडियम में। जब डार्क मीडियम में हम इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखो याद रहना चाहिए ये क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के ये जो पास वाला कार्बन है ये कार्बन हमेशा क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है ये? अल्फा कार्बन। तो ये वाला कार्बन भी क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी? इस अल्फा कार्बन पे Cl2 जब रिएक्शन करेगा तो यहां से एक H, अल्फा कार्बन से एक H Cl से रिएक्शन करके क्या बना देगा? HCl। क्या बना देगा? HCl। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन से Cl रिएक्शन करके HCl बना के बाहर निकल जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा? CH3 CH2 O CH Cl CH3। समझ में आ गई बात? अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन ने Cl से रिएक्शन किया, वैकेंसी डेवलप हुई, उस एक खाली संयोजकता पे एक Cl और आकर के अटैच हो गया। समझ में आ गई बात? अब अगर इसी रिएक्शन, इसका नाम क्या होगा? अल्फा क्लोरो डाइएथिल ईथर। क्या नाम होगा इसका? अल्फा क्लोरो डाइएथिल ईथर।
ठीक है। अब इसी की दोबारा रिएक्शन करेंगे हम Cl2 से, ये याद रखना, दोबारा रिएक्शन हो रही है Cl2 से। समझ में आ गई बात। फिर वही डार्क मीडियम में दोबारा से किससे रिएक्शन हो रही है? Cl2 से। इस बार दूसरा वाला अल्फा कार्बन, ये उंगली जहां पर है, सेकंड अल्फा कार्बन जो होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CHCl CHCl CH3 प्लस HCl, मतलब 2 पार्ट में रिएक्शन होगी। इसका क्या नाम होगा? ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो नाम क्या होगा? अल्फा अल्फा, इसको अल्फा डैश मान लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर डाइएथिल। एक एक रिएक्शन लिख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि एक एक रिएक्शन आपकी समझ में आए। ये हैलोजनीकरण का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हैलोजनीकरण के हम दूसरी रिएक्शंस काम में लेते हैं। इसका नाम होगा, हैलोजनीकरण के पहले रिएक्शन थी अंधेरे में, दूसरी होगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश अल्ट्रावायलेट सनलाइट की प्रेजेंस में की उपस्थिति। इसमें क्या होगा? ईथर की रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम क्लोरीन से करवाते हैं। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यह बन गया हमारा ईथर। कौन सा? डाइएथिल ईथर। 2 बार एथिल है, डाइएथिल। टॉपिक क्या चल रहा है? ईथर, डाइएथिल ईथर। अब हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? हम 10Cl2 से। किससे करेंगे? 10Cl2, क्लोरीन के 10 मॉलिक्यूल्स, किसकी प्रेजेंस में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जितने भी हाइड्रोजन हैं ये सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे और क्या बना देंगे? 10HCl। सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। तो क्या बन जाएगा? CCl3। देखो तीनों H की जगह पे क्या आ गया? 3Cl, CCl2, दोनों H की जगह पर क्या आ गया? 2Cl, O, CCl2, CCl3। समझ में आ गई बात। अब क्लोरो काफी बार आ चुका है इसमें, इसलिए इसका नाम होगा पर क्लोरो डाइएथिल, पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। क्या नाम होगा इसका? पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। इस तरह से ईथर की हैलोजनीकरण अभिक्रिया कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हैलोजन सूर्य के प्रकाश के साथ और अंधेरे में दोनों में क्रिया करता है। समझ में आ गई बात। अब हम ईथर की सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे, ईथर की सेकंड रिएक्शन देखेंगे। ईथर बनाने की जो सेकंड रिएक्शन है वो भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। पेरोक्साइड का बनना। किसका बनना? पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का निर्माण या पेरोक्साइड का
बनना, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। इसमें क्या होगा, ईथर सी जैसे C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5, ये ईथर। अब ईथर के पास हमें मालूम है ऑक्सीजन के पास दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे, हाफ O2 से। किसके साथ रिएक्शन करेंगे इसकी, हाफ O2 से। जब हाफ O2 से इसकी रिएक्शंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन परमाणु को देकर इससे बंध का निर्माण करेगा। तो रिएक्शन ऐसे होगी, प्रोडक्ट ऐसे बनेगा C2H5O C2H5 इस तरह से बंध रही है। उपसह संयोजक बंध कहलाता है। कौन सा बंध कहलाता, पढ़ाया हुआ 11वीं क्लास में, उपसह संयोजक बंध, जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। इस तरह से ये कहलाएगा पेरोक्साइड। समझ में आ गई बात। इस तरह से पेरोक्साइड का निर्माण होता है। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन अच्छे से देख लो। रिएक्शन ईथर की रिएक्शन हमने हाफ O2 से की है। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3, ईथर में रिएक्शन कमी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। ईथर की रिएक्शन लिमिटेड है और कम रिएक्शन और इजी रिएक्शन है ईथर की, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट ईथर के अंदर हम पढ़ेंगे नंबर 3 रिएक्शन, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स हाइड्रोजन को अब कैसे शो करते हैं, H, हैलाइड को X। हाइड्रोजन हैलाइड से HX से अभिक्रिया। ये रिएक्शन 2 से 3 बार बोर्ड में पूछी गई है, याद रखना। इसको जिसेल मेथड भी कहते हैं, जिसेल विधि, इस नाम से क्वेश्चन आता है। जिसेल अभिक्रिया, जिसेल रिएक्शन, ईथर की जिसेल अभिक्रिया लिखिए। ईथर की जिसेल अभिक्रिया लिखिए। तो याद रखना रिएक्शन ऐसे होगी, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O CH3, ये कहलाएगा ईथर। इस ईथर की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन आयोडाइड से करते हैं तो हमेशा एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य, जिसेल विधि का मेन टॉपिक ही यही है, इसलिए इसको आप ध्यान से लेना कि कम कार्बन हमेशा एल्कोहल बनाता है, एल्कोहल बनाता है। यही इस रिएक्शन की खास बात है कि जब भी रिएक्शन होगी ना, तो जैसे यहाँ पे 2 कार्बन दिया हुआ है, यहाँ 1 कार्बन दिया हुआ है, तो जो कम कार्बन वाला सब्सटेंस होगा वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और जो ज्यादा कार्बन वाला सब्सटेंस होगा वो आयोडीन से रिएक्शन करेगा। ये इस रिएक्शन की खास बात है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 I प्लस CH3 OH, ये इसकी खास बात है। समझ में आई बात। अगर मान लो रिएक्शन ऐसे हो, अगर रिएक्शन ऐसे होती CH3C CH3 CH3O CH3 रिएक्ट विद HI, तो याद रखना हमेशा क्या बनता, CH3OH। और आयोडीन कहाँ आती, आयोडीन कहाँ आकर के अटैक करेगी, इस कार्बन पर। समझ में आई बात। तो क्या बन जाता, CH3C
आयोडाइड CH3 CH3 प्लस CH3, मतलब कम कार्बन वाला समूह हमेशा अल्कोहल बनाएगा और ज्यादा कार्बन की संख्या वाला समूह आयोडीन या हैलोजन यौगिक बनाता है। ये इस रिएक्शन की खास बात है, इसलिए इस रिएक्शन को ध्यान से देखना वीडियो में और इसको आराम से लिखना। हर रिएक्शन के बाद मैं समय दे रहा हूँ ताकि आप आराम से एक रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लेके आप रिएक्शन लिखना। पूरा वीडियो देखना पूरा एक बार, फिर हर रिएक्शन जहाँ खत्म होती है वहाँ उसका स्क्रीनशॉट लेना और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उस रिएक्शन को लिखना। मैं एक पूरे बोर्ड पे सिर्फ एक रिएक्शन लिख के आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको सारी रिएक्शनें स्टेप टू स्टेप समझ में आए। समझ में आ गई बात? अब हम अगला टॉपिक जो कर रहे हैं वो हमारी जो अगली रिएक्शन होगी वो होगी जल अपघटन। मैंने समय दिया, आप इसको आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो। हर रिएक्शंस का आप स्क्रीनशॉट लेकर काम कीजिए, क्यों चलते वीडियो के अंदर फोटो नहीं खींच पा रहे हैं, बार बार रिएक्शंस रफ करके नए नए रिएक्शंस लिख रहे हैं। इतनी रिएक्शन एक साथ बच्चा नहीं समझ पाता, इसलिए एक रिएक्शंस लिख रहे हैं हम। आप उस रिएक्शन को देखो, उसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आप अपनी कॉपी में काम करो। नेक्स्ट रिएक्शन है नंबर 4, जल अपघटन। जल अपघटन क्या है? जल अपघटन। अब हम क्या करेंगे? ईथर C2H5O C2H5, इस ईथर का H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन मतलब जल से क्रिया कराने पर अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल C2H5OH C2H5O और एक H, फिर से C2H5OH। कितने मोल बनेंगे अल्कोहल के? 2 मोल का निर्माण होता है। समझ में आ गई बात? अल्कोहल का जल अपघटन करने पर हमें अल्कोहल के 2 मोल मिलते हैं। क्लियर? नंबर 5 रिएक्शन है अपचयन। किसका? ईथर का अपचयन। किसका अपचयन कर रहे हैं हम? ईथर का अपचयन कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर। इसका हमने क्या किया? जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में हमने इसका क्या किया? जल अपघटन। जल अपघटन को इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। जब हमने ईथर का हाइड्रोलाइसिस किया H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें क्या मिला? अल्कोहल। क्या मिला बेटा? अल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपचयन। अब देखो C2H5O C2H5, ये क्या है बेटा? डाईएथिल ईथर। इसका हमने अपचयन किया। अपचयन का मतलब आपको मालूम है हाइड्रोजन को जोड़ना। इसका हमने क्या किया बेटा? अपचयन किया। किसकी उपस्थिति में? द्रव अमोनिया, लिक्विड अमोनिया प्लस सोडियम। लिक्विड अमोनिया प्लस सोडियम मतलब है अमोनिया सोडियम में घुली हुई। अब अपचयन कर रहे हो तो देखो C2H5O और एक H क्या बन गया? अल्कोहल। क्या बन गया?
और C2H5 और एक H क्या बन गई, एथेन। तो कितने H से ऑप्शन करेंगे हम, 2H से ऑप्शन करेंगे। तो C2H5OH क्या बना, एथेनॉल। C2H5O और एक H क्या बन गया, एथेनॉल। एक H बच गया, यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, C2H5। इस एक H से रिएक्शन करके क्या बना देगा, C2H6 एथेन। क्या बना देगा, एथेन। तो याद रखना, ईथर का द्रव अमोनिया के साथ अपचयन करने पर क्या बनेगा, एथेनॉल और एथेन। नाम लिख देता हूँ, ये एथेन है, ये तो आप जानते हो, पूरा चैप्टर पढ़ा आपने, क्या है, एथेनॉल। ईथर का अंदर और एक रिएक्शन देखते हैं अपचयन में, नंबर 6, लाल फास्फोरस व HI से अपचयन। मतलब लाल फास्फोरस, ये तो अपन 11th क्लास के अंदर भी रिएक्शन पढ़ाई है आपको, 11th क्लास में ये रिएक्शन आपको पढ़ाई हुई है। लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में अपचयन। देखो C2H5 ठीक है, ये क्या है बेटा, ईथर। इसका आपने अपचयन किया 4H से, इससे अपचयन किया 4H से अपचयन किया। इसकी उपस्थिति में लाल फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में आपने इसका अपचयन किया, डाइएथिल ईथर का। कितने H से अपचयन किया, 4H से आप उसका अपचयन करते हो, ठीक है ना, 4H से अपचयन कर रहे हो। समझ में आ गई बात। तो देखो C2H5, एक हाइड्रोजन कौन लेगा, ये वाला सब्सटेंस। एक हाइड्रोजन कौन लेगा, ये वाला सब्सटेंस। पीछे कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2। वो कौन लेगा, ये ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, वाटर प्लस C2H6 के 2 मोल बने। याद होना चाहिए C2H6 एथेन, याद होना चाहिए। 11th क्लास में एथेन बनाने की जब विधि हमने पढ़ी थी, उसके अंदर हमने इस वाले रिएक्शंस को लिखा था। क्या होता है, ईथर का लाल फास्फोरस और HI के साथ 4H से हम अपचयन करते हैं, तो क्या बनता है, एथेन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 7, एसिटिल क्लोराइड से। ये तो कितनी बार ही आ गई है आपके। अब एसिटिल क्लोराइड आया है, इसका मतलब एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर। एसिटिल क्लोराइड से किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, ईथर की अभिक्रिया। किससे करवाएंगे, एसिटिल क्लोराइड से। CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस Cl C डबल बॉन्ड O CH3 Cl C डबल बॉन्ड O CH3 क्या कहलाता है ये, Cl C डबल बॉन्ड O CH3 क्या कहलाता है बेटा, ये एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड याद करो, फॉर्मूलों को याद करोगे तभी रिएक्शन लिख पाओगे। फॉर्मूला तो एक बार याद करना है, वो सभी जगह काम आएगा। अब क्या होगा, ये C2 ये H5 और ये Cl आपस में रिएक्शन करके बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बन गया, C2H5 Cl बाहर निकल गया। पीछे हमारे पास यहाँ से क्या बच जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O। क्या रिमेनिंग है, CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ से क्या रिमेनिंग है, O
C2H5O, पता होना चाहिए ये एस्टर है, इससे पहले आपने इसका फॉर्मूला भी लिखा है। तो याद रखना ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड से करने पर एस्टर का निर्माण होता है। समझ में आ गई बात। टोटल 5 रिएक्शन अभी अपन ने की है इसकी, और हर रिएक्शन के बाद मैं समय दे रहा हूं जिससे कि आप आराम से इनके स्क्रीनशॉट लेकर पूरी वीडियो को देखो। हर रिएक्शन खत्म होने के बाद उसके स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में आप काम करो। समझ में आ गई बात। क्योंकि फोटो और वीडियो दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, और मैं हर रिएक्शन एक रिएक्शन बोर्ड पे लिख के उसको रफ करके उसको समझा रहा हूँ, फिर नई रिएक्शन लिख रहा हूँ, फिर उसको समझा रहा हूँ अच्छे से 2 बार, फिर उसको रफ कर रहा हूँ। इसलिए आप हर रिएक्शन को बारीकी से देखें और उसे लिख के रफ कॉपियों में लिख के याद करें। अब हम करेंगे ईथर की अगली रिएक्शन, 8th रिएक्शन। ईथर की अगली 8th रिएक्शन, 8वीं रिएक्शन हम ईथर की करते हैं, निर्जलीकरण। कौन सी अभिक्रिया? निर्जलीकरण। अब हमें मालूम है कि जब भी हम ईथर का निर्जलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगी। देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है बेटा? डाईएथिल ईथर। इसको आप एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 653 केल्विन टेम्परेचर पे जब इसे गर्म करोगे तब क्या बनेगा? एल्कीन। क्या बनेगा बेटा? एल्कीन। देखो CH2 तो आपके पास है, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H और ये वाला O। पहले तो क्या बन गया? वाटर। अब देखो यहाँ से क्या बच गया? CH2। यहाँ से भी क्या है? CH2। यहाँ से भी CH2 और यहाँ से भी CH2। तो क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। मतलब ईथर का एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 653 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एल्कीन बनता है। समझ में आ गई बात। अब हम करेंगे इसकी अगली रिएक्शन, वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है बेटा, है ना। उसको आप कम नंबर मत दीजिए क्योंकि वो दहन है। दहन, दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। तो अगली रिएक्शन तो ईथर की अगली रिएक्शन क्या है बेटा? दहन, कंबशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंबशन। कंबशन ऑफ ईथर। ये भी रिएक्शन अपने की हुई है 11th क्लास में, जब हमने मेथेन को जलाया था और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना था। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंबशन रिएक्शन हो उसमें हमेशा जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनता है। समझ में आ गई बात। चलो अब लिखते हैं फटाफट कंबशन रिएक्शन। C2H5O, जब हम ईथर को जलाते हैं, जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कितनी? 6 ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको जलाएंगे तो देखो 2 और 2 क्या हो गए? 4। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बार? 4 बार। समझ में आपको, जब भी कोई वस्तु जलेगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5 और 5 10। तो वाटर का मॉलिक्यूल तो 5H2O। समझ में आ गई बात। लास्ट, ये 9th रिएक्शन थी, लास्ट 10th रिएक्शन, और अपना ईथर की सारी रिएक्शनें कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट रिएक्शन हमारी क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनो
ऑक्साइड से क्रिया, किससे क्रिया हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें देखो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3 ईथर, इसकी अभिक्रिया कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से, किसके उपस्थिति में? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। 398 से 423 केल्विन टेम्परेचर की उपस्थिति में और 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके पास, 398 से 423 केल्विन टेम्परेचर है और BF3 उत्प्रेरक है। तब क्या बनेगा? एस्टर। क्या बनेगा? कुछ नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ आकर के लग जाएगा, बस एडिशन हो जाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है। तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, समझ में आ गई बात? CH2 और CH3, ये बन गया एस्टर। कुल मिला के कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड आकर के अटैच हो गया। आज हमने इस वीडियो में हमारे ईथर की सारी रिएक्शनें हमने पढ़ ली। इस तरह से हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब कुछ टॉपिक जो रह गए हैं, कुछ रिएक्शनें 3 4 5 रिएक्शनें जो रह गई है, 1-2 थ्योरी के कोई टॉपिक्स अगर रह गए हैं तो वो हम जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक्स एक बार रिकॉल करवा के उसको लिखवा कर कॉपी में और ये रिएक्शनें एक बार वापस समझाएंगे। लेकिन शर्त एक ही रहेगी बेटा, आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। रफ कॉपियों में काम बार बार लिख के चेक कराओ, याद करो, तब तुमको ये चीजें समझ में आएगी। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू।